अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी तैयारी बिल्कुल अच्छी तरह से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिफ़त, लेकिन एडजेक्टिव और सिफ़त को पढ़ने से पहले इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था इस्म की किस्में, ज़मीर की किस्में ये और फ़ेल की किस्में, उससे मुतल्लिक़ मैं आपको एक सवाल करना चाहता हूँ ताकि मुझे पता चले कि आपने कितना समझा है। तो मेरा सवाल है कि फ़ेल मारूफ़ और फ़ेल मजहूल क्या है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि फ़ेल मारूफ़ क्या है और फ़ेल मजहूल क्या है। दोनों को कमेंट बॉक्स में डिफरेंस बताएं, फ़ेल मारूफ़ किसे कहते हैं और फ़ेल मजहूल किसे कहते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं सिफ़त को, एडजेक्टिव को। सिफ़त क्या है, एडजेक्टिव क्या है, हम लोग दर्ज ज़ेल इबारत को गौर से पढ़ेंगे और गौर से पढ़ने के बाद समझेंगे कि सिफ़त क्या है और एडजेक्टिव क्या है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से NCERT में समझाया गया है सिफ़त, और जो भी ग्रामर और क़वाइद हैं उसको बहुत ही अच्छे अंदाज़ में समझाया गया एग्ज़ाम्पल के थ्रू, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। तो इसको पढ़ते हैं। सफ़िया अपने बेटे राशिद और बेटी कौसर को लेकर खिलौनों की दुकान पर गए। वहाँ खूबसूरत खिलौने थे। एक सफ़ेद बिल्ली लाल साइकिल चला रही थी। कुछ जापानी गुड़ियाँ थीं, हिंदुस्तानी गेंदें और बल्ले भी थे। चिकनी मिट्टी के बने हुए कुछ फल थे जो बिल्कुल असली फल मालूम हो रहे थे। एक तरफ चंद किताबें और कुछ कापियाँ थीं। कौसर ने जापानी गुड़िया ली और राशिद ने दो बिल्ले और कुछ कापियाँ ली। सफ़िया ने कहा, इतनी सारी चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ क्या बल्ले हैं। बल्ले कितने हैं? 2 बल्ले हैं। कापियाँ हैं। सफ़ेद बिल्ली लाल साइकिल चलाती हुई यहाँ पे तस्वीर में देख सकते हैं। जापानी गुड़िया यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हैं। इस इबारत में आपने देखा कि इस्म के साथ उनकी किसी खुसूसियत का भी ज़िक्र हुआ है, जैसे खूबसूरत खिलौने, सफ़ेद बिल्ली, लाल साइकिल, जापानी गुड़िया, हिंदुस्तानी गेंदें, चिकनी मिट्टी, असली फल, चंद किताबें, कुछ कापियाँ और क्या है, इतनी सारी चीज़ें वगैरह। तो ये क्या है? ये सब सिफ़त हैं। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? किसी पर्सन की, किसी चीज़ की, किसी व्यक्ति की जो अच्छाई होती है, खूबी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। डेफिनेशन को हम लोग ज़रा देखते हैं। वो लफ्ज़ जिससे किसी इस्म की अच्छाई, बुराई या खुसूसियत ज़ाहिर हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम सिफ़त कहेंगे। किसे क्या कहेंगे? एडजेक्टिव किसे कहेंगे? सिफ़त किसे कहेंगे? वो लफ्ज़ जिससे किसी इस्म की अच्छाई यानी नाउन की अच्छाई, बुराई या खुसूसियत ज़ाहिर हो उसे क्या कहते हैं? सिफ़त कहते हैं। जैसे खूबसूरत, सफ़ेद, चिकनी, असली, चंद, कुछ और इतनी सारी, ये सब क्या है? सिफ़त हैं। किसी नाउन से पहले इस्तेमाल हुआ है। ऊपर दी हुई इबारत में इस्म की जो खुसूसियात बयान हुई हैं उन्हें अलग अलग ज़ुमरों में बांटकर देखा जाए तो मालूम होगा कि सिफ़त की अलग अलग किस्में हैं। जैसे खूबसूरत, सफ़ेद, चिकनी, असली, चंद, कुछ और इतनी। इन चीज़ों को अगर हम बांटेंगे, तकसीम करेंगे तो पता चलेगा कि सबकी अलग अलग किस्में हैं। वो क्या हैं? अब यहाँ डेफिनेशन में देखिए। वो अल्फाज जिनसे किसी शख्स या चीज़ की ज़ाती खुसूसियत, पर्सनल चीज़ यानी पर्सनल के बारे में पता चले, हालात या कैफियत ज़ाहिर हो, उसे क्या कहेंगे? सिफ़त ज़ाती कहेंगे। वो अल्फाज जिनसे किसी शख्स या चीज़ की ज़ाती खुसूसियत या ज़ाती हालत या ज़ाती कैफियत ज़ाहिर हो, उसे क्या कहेंगे? सिफ़त ज़ाती कहेंगे। सिफ़त ज़ाती कहेंगे। जैसे खुश मिजाज, खुश मज़ाक, बावक़ार, अजीब, गरम, ठंडा, ज़हीन, बेचैन, शरीफ, नफीस, अच्छा, बुरा वगैरह, ये सब क्या हैं? सिफ़त ज़ाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। वो सिफ़त जिसमें किसी दूसरी चीज़ से किसी तरह का लगाव या निस्बत पाई जाए उसे क्या कहेंगे? सिफ़त निस्बती कहेंगे उसको। जैसे हिंदुस्तानी बल्ले, हिंदुस्तानी बल्ले, बल्ले की निस्बत किसकी तरफ है? हिंदुस्तान की तरफ है। यानी हिंदुस्तानी बल्ले, यानी जो बल्ले हैं वो कहाँ बने हैं? हिंदुस्तान में बने। जापानी गुड़िया, गुड़िया की निस्बत किसकी तरफ है? जापान की तरफ है। इसीलिए क्या हो जाएगा? ये सिफ़त, ये क्या कहते हैं? निस्बती हो जाएगा। गुड़िया की निस्बत जापान की तरफ है। कश्मीरी शाल, शाल की निस्बत कश्मीर की तरफ है, तो ये निस्बती सिफ़त इसको कहेंगे। अरबी घोड़ा, तो घोड़े की जो निस्बत है किसकी तरफ है? अरब की तरफ, अरबी की तरफ है, तो इसको क्या कहेंगे हम? सिफ़त निस्बती कहेंगे। इन कलमों में हिंदुस्तानी, जापानी, कश्मीरी और अरबी सिफ़त निस्बती हैं। इसको समझ गए? सिफ़त निस्बती और सिफ़त ज़ाती।
नेक्स्ट समझिए, वो सिफत जिससे किसी इसम की तादाद ज़ाहिर हो उसे सिफत अददी कहते हैं। जिससे तादाद ज़ाहिर हो उसे क्या कहेंगे? न्यूमेरिकल एडजेक्टिव कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? सिफत अददी कहेंगे। जैसे 2 बल्ले, चंद किताबें, कुछ कापियाँ, 10 ख़वातीन और इतने सारे लोग वगैरह, ये सब क्या है? सिफत अददी है। इनमें 2, चंद, कुछ, 10 और इतने सारे क्या हैं? सिफत अददी हैं। यानी जिस लफ्ज़ से, जिस इस्म से तादाद ज़ाहिर हो उसे हम क्या कहेंगे? सिफत अददी कहेंगे। जिससे तादाद और गिनती पता हो उसे हम क्या कहेंगे? सिफत अददी कहेंगे। आगे समझते हैं, वो सिफत जो किसी चीज़ की मिक़दार या नाप या वज़न को ज़ाहिर करे उसे सिफत मिक़दारी कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? सिफत मिक़दारी उसको कहेंगे। क्यों उसको कहेंगे? उससे किसी चीज़ की मिक़दार या नाप या वज़न का पता चलता है, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे? सिफत मिक़दारी। जैसे 2 किलो मिठाई, पाव भर चीनी, 5 मीटर कपड़ा, चुटकी भर नमक और 1 लीटर दूध वगैरह, ये सब क्या है? सिफत मिक़दारी है। इससे मिठाई कितना किलो है वो पता चल रहा है, चीनी कितना पाव है वो पता चल रहा है, कपड़ा कितना मीटर है वो पता चल रहा है और दूध कितना लीटर है वो हमें पता चल रहा है। कितना मिक़दार है उसकी, कपड़े की कितना मिक़दार है, मिठाई की कितनी मिक़दार है और नमक की कितनी मिक़दार है, दूध की कितनी मिक़दार है, ये हमें पता चल रहा है। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? सिफत मिक़दारी कहेंगे। इनमें 2 किलो, पाव भर, 5 मीटर, चुटकी भर और 1 लीटर सिफत मिक़दारी है। तो सिफत निस्बती, सिफत ज़ाती और सिफत मिक़दारी, तीनों चीज़ को आप अच्छे अंदाज में और अच्छी तरह से समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं क्या? हरूफ के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। हरूफ क्या? लेटर्स, जिसको अंग्रेज़ी में हम कहते हैं लेटर्स। हरूफ को क्या कहते हैं? लेटर्स कहते हैं। ज़ेल की तहरीरी अलामतों को हम अच्छी तरह पहचानते हैं। जैसे अलिफ को जानते हैं, बे को भी जानते हैं, जीम को जानते हैं, दाल को भी जानते हैं, नीचे क को भी जानते हैं, ख भी जानते हैं, ग जानते हैं, घ जानते हैं। उसी तरह इंग्लिश में ए, बी, सी, डी, इन सारे हरूफ और लेटर्स को हम जानते हैं। किसी भी ज़बान की तालीम हासिल करते हुए हम उसकी बुनियादी आवाज़ों की अलामत सीखते हैं। उन्हें हरूफ तहजी क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हरूफ तहजी यानी अल्फ़ाबेट कहते हैं। आज़ादाना उन हरूफ के माने नहीं होते। ज़बान बोलते या लिखते पढ़ते हुए हम नीचे दी गई आवाज़ें भी इस्तेमाल करते हैं। ए, बी, सी, डी या क, ख, ग या अलिफ, बे, ते, ये सब आज़ादाना अकेले अकेले इस्तेमाल नहीं होता। अकेले जैसे अलिफ, इसका कोई मीनिंग नहीं है, बे का कोई मीनिंग नहीं है। ये मिले जुले हरफों से मिलकर कोई चीज़, सेंटेंस या जुमले बनते हैं तब मीनिंग देता है। जैसे बे अलिफ, बे, पर, तक, से, में। और इनके अलावा बहुत सी आवाज़ें क्या उनके कुछ माना समझ में आते हैं? अकेले पड़े रहने में अलिफ, बे वगैरह की तरह ये भी बेमाना रहते हैं। बा का माना क्या है? कुछ भी नहीं। बे का माना क्या है? कुछ भी नहीं। पर, तक, से, में, ए, बी, सी, डी, इससे कोई माना ज़ाहिर और मतलब ज़ाहिर नहीं होता है जब तक हम उसको जुमलों में या सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब ज़ेल की मिसालें पढ़िए। बाअदब, बेखौफ, सर पर, घर तक, हाथ से, बाग में। तो इन सब से क्या है? हमें समझ में आता है कुछ, यानी दूसरे बामाना लफ्ज़ों से पहले या बाद में आकर उनके कुछ माना समझ में आने लगते हैं। बेमाना हरूफ तहजी की तरह ये हरूफ भी पार्टिकल्स हैं। क्या हैं? पार्टिकल्स हैं। बात करते या लिखते वक्त जिन्हें दूसरे लफ्ज़ों के साथ लाना ज़रूरी होता है, ऐसे हरूफ की चंद किस्में हैं यहाँ जिनका तारुफ और इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। क्या है वो? हरफ़े जर। हरफ़े जर को क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्रीपोजिशन। हरफ़े जर को अंग्रेज़ी में हम कहेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है? हरफ़े जर क्या है? यहाँ पे हम लोग जुमलों के ज़रिए, जुमलों की मदद से उसको समझते हैं। बच्चे बाग में खेल रहे हैं। अंडरलाइन वर्ड है मैं। वो घर से निकला। से क्या है? फ्रॉम, इन, मैं। सर पर टोपी, यहाँ पर है तो अंडरलाइन पर है, ये क्या है? हरफ़े जार है। गीली दीवार को हाथ ना लगाओ, यहाँ को हरफ़े जार है। दरिया तक पहुँचकर मैं रुक गया, यहाँ तक हरफ़े जार है। पर्दों का रंग उड़ चुका था, यहाँ पे का क्या है? हरफ़े जार है। हमने खाना खा लिया, यहाँ क्या? ने हरफ़े जार है। इन जुमलों में ख़त कशीदा हरूफ ऐसे हरूफ हैं जिनसे एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़ कायम होता है, तो उसे क्या हम कहते हैं? उसी को हम हरफ़े जार या प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे
माई बुक्स ऑन दी टेबल, मेरी माई बुक्स ऑन दी टेबल। तो ऑन क्या है? पर। ये क्या है? ये प्रीपोजिशन है। ये जुमलों में ताल्लुक़ को पैदा करता है, एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़ कायम करता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? हरूफ जार या प्रीपोजिशन कहते हैं। वो हरूफ जो एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़ कायम करते हैं उन्हें हरफ जार कहते हैं, और अंग्रेज़ी में इसी को प्रीपोजिशन कहते हैं। इन्हें हरूफ रब्त भी कहा जाता है। हरूफ इज़ाफ़त को देखते हैं। हरूफ इज़ाफ़त क्या है? रिलेटिव पार्टिकल्स जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं। इन लफ्ज़ों को पढ़िए। नसीम का घर, स्कूल के बच्चे, सबा की किताब। इन लफ्ज़ों में का, के की ऐसे हरूफ हैं जो दो लफ्ज़ों के दरमियान निस्बत ताल्लुक़ ज़ाहिर करते हैं। नसीम का घर, यहाँ नसीम और घर जो है उसके माबैन ताल्लुक़ पैदा कर रहा है। स्कूल के बच्चे, स्कूल और बच्चे के दरमियान यहाँ पे रिलेशन पैदा कर रहा है, ताल्लुक़ ज़ाहिर कर रहा है। सबा और किताब के बीच में बिटवीन यहाँ पे रिलेशन को या ताल्लुक़ को बताता है। तो इसका डेफिनेशन क्या? वो हरूफ जो दो लफ्ज़ों के दरमियान निस्बत ताल्लुक़ ज़ाहिर करे उसे हरूफ इज़ाफ़त कहते हैं, हरफ इज़ाफ़त कहते हैं। इन लफ्ज़ों में घर की निस्बत नसीम से, बच्चों की निस्बत स्कूल से और किताब की निस्बत सबा से है। इन मिसालों को आप गौर से पढ़िए। खालिद का मकान, रज़िया की घड़ी, किताब के औराक। ऊपर की मिसालों के बारे में हम ये सवालात कर सकते हैं। मकान किसका है? क्या बोलेंगे? खालिद का मकान। मकान की निस्बत किसकी तरफ है? खालिद की तरफ है। खिड़की, घड़ी किसकी है? घड़ी किसकी है? घड़ी रज़िया की घड़ी है। घड़ी की निस्बत किसकी तरफ है? रज़िया की तरफ है। तो इन सवालों का जवाब क्या होगा? खालिद, रज़िया, किताब। खालिद, रज़िया और किताब की निस्बत जिनसे ज़ाहिर की गई उसे मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं, और जिनकी तरफ उनकी निस्बत ज़ाहिर की गई है उन्हें मुज़ाफ़ कहते हैं। इनमें मकान, घड़ी और औराक क्या है? मुज़ाफ़ हैं। जैसे क्या है? मकान क्या है? खालिद का मकान या मकान क्या है? मुज़ाफ़ अलैह है, और जिसकी तरफ इज़ाफ़त की गई है वो मुज़ाफ़ इलैह है। मकान, घड़ी और औराक क्या है? मुज़ाफ़ अलैह हैं, और मुज़ाफ़ इलैह जिसकी तरफ निस्बत की गई है वो क्या है? मुज़ाफ़ इलैह हैं। इज़ाफ़त के ताल्लुक़ से अब ज़ैल की मिसालें पढ़िए। इब्ने मरियम, ज़ंजीर आहन, बंदे खुदा, गोशे आफ़ियत, बोए गुल। इन मिसालों में हरफ इज़ाफ़त का, के की इस्तेमाल नहीं किए गए, इनके बजाय ज़ेर, हमज़ा, ये से इज़ाफ़त को ज़ाहिर किया गया है। इन तरकीबों का उर्दू में मतलब होगा मरियम का बेटा, जैसे इब्ने मरियम, मरियम का बेटा। लोहे की ज़ंजीर, खुदा का बंदा, बंदे खुदा, खुदा का बंदा। आफ़ियत का गोशा, गोशे आफ़ियत। और बुए गुल, गुल की बू। तो ये इज़ाफ़त के बाद ये माना होता है। फ़ारसी कायदे के मुताबिक इज़ाफ़त के लिए ज़ेर, हमज़ा, ए का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि उर्दू में इज़ाफ़त को लफ्ज़ का, के की से ज़ाहिर किया जाता है। जैसे खालिद का घोड़ा, खालिद का मकान, हम इज़ाफ़त करने के लिए का, के की का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं हरूफ अत्फ़। हरूफ अत्फ़ जिसको हम अंग्रेज़ी में कंजक्शंस कहते हैं। ज़ैल के खानों में दिए गए फ़क़रे और जुमले गौर से पढ़िए। जवान और बूढ़े। कंजक्शन का मतलब क्या होता है? कंजक्शन का मतलब होता है जोड़ना। तो जवान और बूढ़े, अंडरलाइन वर्ड क्या है? और मैं तो वहाँ पहुँचा मगर वही ना आया, अंडरलाइन है वह ये मगर। आदमी या इंसान, अंडरलाइन है या। ये किताब पढ़ो या वो किताब पढ़ो। मैं कह वो, मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वह ना माना, उसने मुझसे कहा कि अभी मत जाओ। कॉलम अलिफ के फ़िक़रों में दो इसमों और ज़मीरों को और या के से जोड़ा गया है। कॉलम बा की मिसालों में दो दो जुमले हैं जिन्हें मगर या लेकिन कैसे जोड़ा गया है। वो हर्फ या लफ्ज़ जो दो लफ्ज़ों या जुमलों को जोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? हरूफ अत्फ़ कहते हैं। हरूफ अत्फ़ क्या है? जो दो लफ्ज़ या दो जुमलों को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? हरूफ अत्फ़ कहते हैं। जैसे खालिद और हामिद घर गया, तो खालिद और हामिद को किसने जोड़ा? और ने जोड़ा। तो और क्या है? ये हरूफ अत्फ़ है। तो हरूफ अत्फ़ को समझ गए। अब देखते हैं हरूफ तख़सीस। हरूफ तख़सीस क्या है? इम्फेटिक्स। इम्फेटिक्स जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी में। ज़ैल के जुमलों को पढ़िए और ध्यान दीजिए कि उन्हें पढ़ते या बोलते हुए हम किन लफ्ज़ों पर ज़ोर देते हैं। उसने स्कूल का मुँह भी नहीं देखा था, थोड़े ही दिनों में बाग का मंज़र बदल जाएगा, हर शख्स को इस बात का पता चल गया, शक्ल देखते हो ना तुम उसकी। तो इन जुमलों को अदा करते हुए हमने भी, ही, हर, ना लफ्ज़ों पर ज़ोर दिया है। किस पे ज़ोर दिया है? भी पे ज़ोर दिया है, ही पे ज़ोर दिया है, हर पे ज़ोर दिया है और ना पे ज़ोर दिया है।
تو یہ کیا ہے؟ حروف تخصیص. ہم اس کے ذریعہ خاص کر رہے ہیں، زور دے رہے ہیں. تو وہ حروف جو جملے میں کسی پہلو پر زور ڈالنے یا تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں انہیں حروف تخصیص کہتے ہیں. جیسے حروف تخصیص کیا ہے؟ میں نے بھی کام کیا. تو بھی یہاں زور ڈال رہے ہیں کام پر، تو بھی کیا ہے؟ حروف تخصیص ہے. اب دیکھتے ہیں حروف فجائیہ ایکسکلیمیشنز، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں. ذیل کے جملے بآواز بلند پڑھیے اور غور کیجیے کہ انہیں ادا کرتے ہوئے ہم کن جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. ارے تم اب تک یہیں ہو، واہ واہ کیا خوب، ہاں ذرا سنبھل کے چلو بھائی، آہ ظالم نے بے وفائی کی. تو کبھی کسی بات کے رد عمل کے طور پر جوش اور جذبے کے تحت ہمارے منہ سے او ہو، آہا، واہ، اف، آہ جیسی آوازیں نکل جاتی ہیں. تو اس کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ حروف جو جملے میں خوشی، دکھ، حیرت کے جذبے کو ظاہر کرے اسے ہم کیا کہیں گے؟ حروف فجائیہ کہیں گے. اسی کو انگریزی میں ایکسکلیمیشنز کہتے ہیں. جیسے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، خوشی کے موقع پر ہم یہ لفظ بولتے ہیں لا حول ولا قوت، ارے واہ، اف، آہ، چے، خواب اور چشم بدر وغیرہ واضح رہے کہ جذبات کے اظہار کرنے والے فجائیہ حروف کے بعد فجائیہ نشان، یہ والا نشان لگایا جاتا ہے. ایکسکلیمیشن کی پہچان ہی یہی ہے. تو ایکسکلیمیشن کو بھی ہم لوگوں نے دیکھ لیا. اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے واحد اور جمع. واحد کیا ہے اور جمع کیا ہے، واحد کسے کہتے ہیں، جمع کسے کہتے ہیں. دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. اور لاسٹ میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں کہ حروف عطف کسے کہتے ہیں اور حروف تخصیص کسے کہتے ہیں؟ آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. حروف عطف کیا ہے اور حروف تخصیص کیا ہے. شکریہ.